प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं एमएल मौर्य पुनः आपके साथ एनसीईआरटी बुक 9th का 1.2 चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। आप लोग जैसा कि 1.1 पहले से पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करिए, सार्थक स्टडी सेंटर, आपको तुरंत पिछला वीडियो मिल जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं, हम लोग ज़्यादा बात ना करके 1.2 पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं 1.2, जैसा कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन आ रहे होंगे, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको ये बताना है सत्य है या असत्य है, साथ ही साथ कारण भी बताना है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले बच्चों अपरिमेय संख्या कह रहे हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या हमने बताया जो p मान क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है, ये हमको दिखाना है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलकर बनती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जहां पर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों हैं वहां क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है, इसलिए पहला क्वेश्चन आपका सत्य होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। आप लोग प्रश्न पे ध्यान दें। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए √m के रूप का होगा, और जहां पर यह भी बताया गया कि m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। m एक प्राकृतिक संख्या है। हमें ये पूछ रहा है हमसे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर आप लोग जानते हैं जो भी लिखा गया बिंदु क्या सभी √m के रूप का होगा। अब मान के चलिए अगर हम यहाँ पर लिख देंगे √4, तो क्या बच्चों ये √4 का तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस रूप का नहीं होगा, अतः दूसरा वाला हम विकल्प क्या लिखेंगे? असत्य है। दूसरे वाले पे असत्य कर सकते हैं। अब √4 नहीं होगा, √5 तो हो जाएगा। √5 जहाँ पर 5m के इक्वल हो जाएगा, लेकिन √4 को हम क्या कर सकते हैं? वर्गमूल निकाल सकते हैं, अतः ये बात असत्य होगी। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। आपसे कहा गया जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, ये लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब बताइए जब प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो गई तो परिमेय कहाँ गई? इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होगी, बल्कि परिमेय संख्या भी उसके साथ होगी, अतः यह असत्य होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यहाँ बात किया जा रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो जैसा कि अभी बताया गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे अभी √1 का किया तो 1 आया, √2 का किया तो ये √2, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, परंतु ये क्या है? परिमेय है। अभी √3 किया तो √3 का √3 ये अपरिमेय है, परंतु यहाँ पर अगर √4 कर दिए तो ये परिमेय हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है।
अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर तो अभी तक ये निरूपित करना हम लोग जानते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस तरह से कोई संख्या हो तो पूर्णांक के रूप में निरूपित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हमको ये दिखाना है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम √5 को क्या करेंगे, एक पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। ऐसी संख्या हो जो निकटतम पूर्ण वर्ग हो, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के रूप में। जैसे अभी एक संख्या हम लिख सकते हैं इसको 4 + 1। एक क्या है, ये 4 जो है एक वर्ग संख्या है। 4 और 1 क्या हो जाता है, 5। तो इसको हम 4 और 1 के रूप में अगर लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। अब क्या करेंगे, इसी संख्या रेखा को हम थोड़ा सा नीचे लिख करके 0, 1, 2, 3 इस तरह से आगे जा सकते हैं। लेकिन हमको क्या है, जाना है कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। यहाँ क्या लिखा है बच्चों, 2 है। तो हम इसको 0 को मानते हैं O, और अगली संख्या जो 2 है इसको कोई हम मान लेते हैं बिंदु P। तो O से P तक हमारा क्या है, 2 है। अब उसके बाद क्या है, 1 है। तो 1 को हम इस 2 पर लंब नाप करके पटरी से 1 यहाँ पर Q ले करके PQ 1 सेंटीमीटर या 1 सेमी नाप करके इस तरह एक लंब खींच देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक OP क्या हो जाता है, आपका आधार हो जाता है, और PQ क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। अगर हम O और Q को मिला देते हैं तो इस प्रकार एक रेखा बनती है जो किसका काम करेगी बच्चों, कर्ण का काम करेगी। अब कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, OP आपके पास 2 है और PQ कितना है, 1 है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, OQ = हो जाएगा OQ = OP² + PQ²। इस तरह से 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 + 1। तो OQ यहाँ से वर्ग उधर जाके रूट हुआ तो √5, यानी आपका क्या आया, ये √5। OQ का मान आ गया √5। अब √5 अब क्या यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे, नहीं। अब आपको गोले प्रकार से इस OQ की दूरी को माप लेना है। मापने के बाद आपको ऐसे OQ को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचना है, और ये जहाँ पर मिलेगा वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, √5। बच्चों जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे इसको। इसी तरीके से अगर आपको और आगे ज्ञात करना है, √6 है या √7 है, तो उसको भी हम इस पाइथागोरस प्रमेय के जरिए 2 पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। चौथा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल है, कागज़ काट करके इसी तरीके से आपको बना लेना है, उसको घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आपको ऐसे ही आगे वीडियो अगर पाना है तो डेली आपको सुबह में 6:30 बजे से 9th की क्लास सभी मिल जाएंगी। आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सार्थक स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आप जो भी डाउट हो कमेंट में लिखिए। अगले वाले में आपको ज़रूर से ज़रूर उसका सवाल मिल जाएगा। थैंक यू।